मतलब चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरफ। मतलब बेंजीन रिंग पे एक ऐसा बंदा लगाऊंगा कि अब की बार जब इलेक्ट्रोफाइल हमला करने आएगा तो वो बंदा कहेगा कि भाई अब तू मेटा पे लग, मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं हूं, मैं मेटा डायरेक्टर हूं, मैं तेरे को मेटा पे लगवाऊंगा। अब मेटा पे क्यों लग रहा है वो देखो, आप सुनो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो एनसीईआरटी बताती है वही हम आपको बताएंगे। और बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि ये एज इट इज ये एग्जांपल 12th क्लास में सेम टॉपिक, बिल्कुल एग्जांपल भी चेंज नहीं है। नाइट्रोबेंजीन का ध्यान से सुन लो। एन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ये ओ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ एन पे प्लस होता है लेकिन इसमें हम दिखाते नहीं है वरना कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा कि एन पे प्लस पहले से आ रखा वगैरह वगैरह। अब सुनो क्या होता है। बेंजीन रिंग से जो बंदा जुड़ा हुआ है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है। ये मैंने रेजोनेंस में सिखाया था आपको। रेजोनेंस में सिखाया था कि कैसे पकड़ते हैं कि कौन माइनस आर ग्रुप है कौन प्लस आर है। बेंजीन रिंग जिससे जुड़ी है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। तो यहाँ पे O क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने पास। और जब दोनों खींच लेगा तो भाई ध्यान से देखो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो जब ये खींच लेगा नेगेटिव आ जाएगा, इसका प्लस आ जाएगा। मैं बना देता हूँ, ये O पे नेगेटिव आ गया, N पे प्लस आ गया, और इस प्रकार से ये ऐसा होगा। हालांकि आई थिंक ये वाली ड्राइंग बना के नहीं दिखाते एनसीईआरटी वाले, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक स्टेप फालतू कर दी। अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ऐसे में इस कार्बन का नुकसान हो गया क्योंकि इस कार्बन से बिंदु चली गई है ना। देखो थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये लो, ये दो बिंदु थी। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा इस कार्बन का नुकसान होता है, इस कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा। नोटिस करना, बेंजीन रिंग, यहाँ पे प्लस का चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ एन, यहाँ ओ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। क्या कोई ये एरो का मतलब समझा सकता है मुझे कि मैं एरो क्यों बना रहा हूँ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन अपने ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन पे याद करो एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर डोनेशन में चला जाता है ऑक्सीजन को, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब आगे सुनो, इस प्लस को खत्म करने के लिए ये यहाँ पे आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ माइनस। अब इस प्लस को खत्म करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ पे प्लस आने वाला है कुछ इस प्रकार से, यहाँ प्लस और डबल बॉन्ड एन, ऐसे। और अब बच्चों इस प्लस को खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट आएगा और ये नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ शिफ्ट आएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा, एन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, वापस सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप देखो, ये यहाँ यहाँ और यहाँ। आराम से चेक कर लो, ये रेजोनेंस है NO2 का। मैंने NO2 का नहीं सिखाया था, मैंने CHO और COOH का सिखाया था। तो NO2 का भी ऐसी सेम है, आप देख सकते हैं। ठीक, अब आगे सुनो, आप इस पूरे रेजोनेंस में देखो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस का साइन है, और आप खुद ही बताओ कि अगर इलेक्ट्रोफाइल हमला करने आ रहा है, E+ हमला करने आ रहा है, तो क्या कभी वो ऑर्थो और पैरा पे हमला करने आएगा? नो सर। क्यों? सर उस पे वो पॉजिटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज है ऑर्थो पैरा पे, और ई इलेक्ट्रोफाइल पे भी प्लस होता है तो रिपल्शन हो यस जाएगा। सर। कभी भी यस सर। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हमला करने नहीं आएगा। तो सर फिर कहाँ आएगा? तो बेटा मजबूरी में अगर उसको कराना ही है तो वो मेटा पोजीशन पे करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कहीं पे भी आपको प्लस का साइन नहीं दिख रहा है। मैं ये मानता हूं कि आप कह रहे सर नेगेटिव चार्ज भी तो नहीं दिख रहा है मेटा पे, और इलेक्ट्रोफाइल तो वहां हमला करता है जहां नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये शिफ्टिंग करके मेटा पे आ जाती है। वो बात की बात है, वो हम आपको दिखाएंगे कभी और करके। और फिलहाल ऑर्थो और मेन मुद्दा ये है कि ऑर्थो और पैरा पे हमला नहीं होगा। फिर होगा किस जगह पे? होगा तो मेटा पे होगा, वरना वो भी नहीं होगा। तो वही लिख देते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस
on ortho and para position. So upcoming electrophile will not attack on ortho and para position. It will attack on meta position. So NO2 is a meta directing group. तो NO2 कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग. OH कैसा ग्रुप था? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. बस ये टॉपिक होता है बच्चों. अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे. चल बढ़ते हैं अब आगे. अब तो अगर हम बात करें उनकी ऑर्थो और पैरा वालों की, देखो एक पॉइंट रह गया, वो लिखवा देते हैं. ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो इनविटेशन देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल तू आ और ऑर्थो पैरा पे लग जा. बेसिकली वो बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज को घुसाते हैं ताकि कोई पॉजिटिव चार्ज अटैक करने आए. तो इसको हम कहते हैं कि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है. एक्टिवेटिंग ग्रुप वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए. एक्टिवेटिंग किस लिए है? क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं. जबकि बात करें अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की, तो वो बेंजीन रिंग में प्लस का चार्ज घुमाते हैं. देखो प्लस का चार्ज घूम रहा है, जिसकी वजह से वहां से जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो थोड़ा जो आने का वो स्पीड है वो इतना हो नहीं पाता. और इसको हम कहते हैं कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है. इसने बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है. और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, आप कह सकते हो स्लो होती है, स्लो रेट. यहाँ पे आप कह सकते हो फास्ट रेट, बहुत तेजी से होती है. तो बस इतना सा फर्क है. अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार एनसीईआरटी से प्लीज मुझे मेटा डायरेक्टिंग पूरा पढ़ के यहाँ तक क्लियर करके दो कि हाँ सर क्लियर हो. जल्दी करो. पीयूष तुम बड़ी जल्दी हाथ उठाते हो यार, हम तो तुमसे परेशान हो गए. इतनी स्पीड तो भाई साहब चिट्ठी की भी नहीं है जितनी स्पीड तुम्हारी है. सर बुक सामने है तो और क्या पढ़ूंगा. तो तुम यहाँ नहीं देखते हो जब मैं पढ़ाता हूँ? सर दोनों का करता हूँ मैं. कभी बुक में समझ में नहीं आता, आपका बोर्ड देख लेता हूँ. तुम ही हो रहे हो एकदम रोबोट. चिट्ठी अपग्रेडेड वर्जन 2.0. इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ फिर. और नोट्स के बेफिक्र रहो, नोट्स तो मैं आपको अभी भिजवा ही दूंगा. अगर आप खुद नहीं बना रहे तो हम भिजवा देंगे आपको अच्छे से नोट्स. चलो हो गया होगा. तीन बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं, बाकी बच्चे जल्दी पढ़ें. और फिर मुझे आपकी अब जरूरत है, मैं फ्लो चार्ट बनाने जा रहा हूँ चैप्टर का. चैप्टर खत्म होता है मेरी तरफ से. जो क्वेश्चंस रह गए थे बेंजीन के, अब आप उसे ट्राई करिए और उसके सॉल्यूशन की पीडीएफ देखिए. नहीं समझ आता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है. सर ये नेक्स्ट टॉपिक कार्सियोनिसिटी और टॉक्सिनिसिटी पढ़ना है. खुद पढ़ लेना इसको आप घर पे, ठीक है, आसान है, आ जाएगा यस समझ. सर. सर अब कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट. बिल्कुल सही जवाब. कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर जल्दी समझा निपटाने की, और आपको बता भी देंगे कि आपको होमवर्क क्या करके आना है पहले से ही. ठीक है, अब मेरे साथ जुड़े रहिए, ज्यादा नहीं, हम आपको ज्यादा समय क्वेश्चन नहीं. कराना था आपको कल. अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन भी कराना था.
बहुत बढ़िया, वो जवाब आपके क्वेश्चन याद दिला दिया। पहले क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना। इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तो आप ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले कार्बोकेटायन क्या होता है मैं वो आपको बताऊं। तो अगर कार्बन पर प्लस लगा हुआ है और इसी को हम कहते हैं कार्बोकेटायन। अगर कार्बन पर प्लस लगा हुआ है, अगर इस पे ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो आप इसको बोलते हैं कि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन है। अगर इस पे 2 तरफ से कार्बन लगे हुए हैं और एक तरफ से लगा हुआ है सिर्फ हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है। अगर इस पे एक तरफ से ही सिर्फ CH3 लगा हुआ है और बाकी तरफ से हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो आप बोलोगे 1 डिग्री का कार्बोकेटायन। और अगर सब तरफ से इस पे हाइड्रोजन ही है, सब तरफ से, तो ये भी 1 डिग्री ही कहलाता है। ठीक है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 0 डिग्री नहीं कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने आपको सिखाया था कि क्यों 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। फिर भी हम रीजन आपको बताते हैं थोड़ा सा। मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ अल्फा, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। और जिसके जितने ज्यादा मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, वो उतना ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। ये हमने आपको पढ़ा रखा है। अब यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, हम लिख देते हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इस प्रकार से हमने आपको समझाया था। प्लीज एक बार रेज हैंड करो कि हाँ सर याद आ गया, या कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। 4 बच्चों का रेज हैंड, पूछो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो, वरना रेज हैंड करो, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग ना बहुत कम डाउट पूछते हो, पता नहीं क्यों, शर्माते हो या क्या है। क्योंकि ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ तो काफी बच्चे डाउट पूछते हैं, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो आप डाउट ही नहीं पूछते। इतना अच्छा तो हम पढ़ाते नहीं है कि आपको कुछ कंफ्यूजन ही ना रह जाती हो। कुछ तो रहती होगी कंफ्यूजन, शर्माते हो या फिर। आदित्य भाटी बोलो। सर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? बाप रे, इतनी नोटिफिकेशन आ जाती है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, बच्चों। अब ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर उससे कम 1, फिर उससे कम 1। अब यहाँ देखो क्या होता है। ये लिया मैंने बेंजीन, ध्यान से देखना। ये लिया मैंने बेंजीन रिंग और यहाँ पे मैं इसको अटैक करवाने जा रहा हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसमें मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 CH2 Cl। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड, या आप कह सकते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन मतलब सीधा सीक्वेंस है, चेन है पूरी। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको एक लाइन में समझाएं, ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया। अब सबको पता है नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हुआ। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो खुद नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव है ये इस पे जाके अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कौन है इस बार? आर। याद करो, RX। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमला करता है जाके बेंजीन रिंग पे, इधर जाके ये हमला करता है। ठीक, अच्छा एजेंट कौन सा ले रहे हैं सर? AlCl3। याद करो AlCl3 का फंक्शनिंग आपको कल सिखा दिया था कि कैसे AlCl3 जो है अपने वेकेंट p सर, ऑर्बिटल में। हाँ बेटा। इसमें Cl2 ले सकते हैं? Cl2 नहीं, इसमें RX लेना, आपको अल्काइल हैलाइड लेना। नो सर, वो जो AlCl3 है ना, उसकी जगह पे Cl2 ले सकते हैं? खाली Cl2 नहीं, एनहाइड्रस AlCl3 ही लेना है। एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। वो क्या करेगा, इस Cl- से अपने वेकेंट p ऑर्बिटल में, वेकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाएगा कल की तरह। याद करो, कल हमने सिखा दिया था पूरा। और फिर ये बेचारा मजबूरी प्लस वाला जो है यहाँ जाके हमला करेगा। ठीक है, अब देखो कैसे हमला करेगा। तो बेंजीन रिंग तो कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ये ऐसा, यहाँ पे CH2 CH2 CH3 ये बनना चाहिए था।
ठीक, लेकिन बच्चा ये बनता नहीं है, ये नहीं बनता। ठीक, अगर मैं इसकी नेमिंग बताऊं, नेमिंग, 3 की चेन है, 3 की चेन है और 1 पे बेंजीन रिंग जो है सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगी, उसका नाम पड़ना चाहिए था 1 फिनाइल प्रोपेन, लेकिन ये बनता नहीं है। बनता क्या है जरा ध्यान से देखो, होता क्या है कि ये जो कार्बोकेटायन है इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा ये ऐसे कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ऐसे आराम से देख लो, खोल दिया मैंने इसको, कार्बोकेटायन को ऐसे खोल दिया, ये रहा प्लस का साइन। अब होता क्या है कि कभी भी अगर कार्बोकेटायन को मौका मिलेगा अपने आप को बढ़ाने का तो वो जरूर बढ़ाएगा। मतलब अगर 1 डिग्री को दिख रहा है कि मैं 2 डिग्री बन सकता हूं तो वो अपने आप को 2 डिग्री में कन्वर्ट करवाएगा, 2 डिग्री अपने आप को 3 डिग्री में कन्वर्ट कराएगा, 3 डिग्री वाला किसी को भी कन्वर्ट नहीं कराएगा, वो खुद ही सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये जो 1 और 2 डिग्री ये अपने आप हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ड्यू टू रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट क्या होता है ध्यान से सुनो, ये काम जो जिस कार्बन पे प्लस लगा है वो सिर्फ एक क्या है बच्चों कि यहाँ से जो ये H है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे चिपक जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, और यहाँ आप लिख सकते हैं इसको हम बोलते हैं मिथाइल सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट मतलब H माइनस का शिफ्ट। जब भी हाइड्रोजन पे माइनस लग जाए ना तो उसको हम हाइड्राइड बोलने लगते हैं, जब भी हाइड्रोजन पे माइनस लगे उसको हाइड्राइड बोलते हैं। तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ और अब ये कैसा दिखेगा, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H और अब इस पे प्लस आ जाएगा, क्यों, अरे दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए बेचारे के। अच्छा यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ पे 2 H तो पहले से ही थे और एक H और आ गया ये वाला, और अब देखो अब ये बन चुका है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 1 डिग्री से जब भी 2 डिग्री बनने का मौका मिलेगा हमेशा होगा। पता कैसे चलेगा सर, बगल में देख लेना, अगर बगल में हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं हुआ कोई और हुआ तो वो भी अभी आपको दिखा देंगे, मिथाइल शिफ्ट भी होता है, मिथाइल में भी दिखा देंगे, मिटाना पड़ेगा या चलो यहाँ दिखा देंगे, थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो क्योंकि अब शिफ्टिंग होने के बाद प्लस का चार्ज यहाँ पे आ चुका है तो बेंजीन पे जो अटैक होगा वो भी इसी साइड से होगा, और अगर इस साइड से अटैक करवाओगे बेंजीन पर, ये छोटा सा बेंजीन यहाँ बना देता हूँ, तो देखो कैसा कंपाउंड दिख रहा होगा आपको, कंपाउंड ऐसा दिखेगा, बेंजीन ये लो, और यहाँ पे बीच में CH ये रहा, इसके साइड में एक CH3 और इसके साइड में एक CH3, तो ये प्रोडक्ट बनता है, सबको लगता है कि ये बनेगा लेकिन बनता ये है ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। सर ये बहुत जगह देखने को मिलता है क्या, ज्यादा नहीं, 2-3 जगह पे आपको देखने को मिलेगा, 12th क्लास में भी है, 11th में यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे बता दिया, आराम से चेक करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, वरना मैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन का एक और एग्जांपल दिखाऊंगा। सर ये एक बार थोड़ा सा दोबारा समझा दो, मेरे नेट की इशू हो रहा था। नेट इशू हो रहा था वो तो आप रिकॉर्डिंग में भी चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो, यहाँ पे हमने इस कार्बोकेटायन को यहाँ पे खोला और ये देखा कि डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल तो होता नहीं है, तो वो अपने आप को 2 डिग्री या 3 डिग्री करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, ये जो 1 डिग्री के बगल में जो कार्बन है इस पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे चिपक जाएगा, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ चिपक जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, और अब इस कार्बन के आपने इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो इस पर प्लस आ गया, और ये कार्बन 2 कार्बन से चिपका फिर 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो 1 डिग्री का कार्बोकेटायन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, और फिर ये यहाँ से जाके बेंजीन पे चिपकेगा, इस जगह से चिपकेगा, तो देखो इसी जगह से चिपकाया है, ये CH लिख दिया एक साथ, CH3 लिख दिया ये रहा, और ये रहा CH3, तो सबको लगता है कि चिपकेगा ऐसे लेकिन चिपकता है ऐसे, ये था बस इसमें चक्कर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जरूर, क्या पता पेपर में पूछ ही ले आपसे। बढ़ते हैं आगे, अब देखो एक और शिफ्टिंग होती है जिसको कहते हैं मिथाइल शिफ्ट। देखो मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, और इस प्रकार से कार्बन है, यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब नोटिस करना ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस लगा है वो एक ही कार्बन से लगा हुआ है, अब ये तो 3 से लगा है, हम इसकी बात थोड़ी करेंगे,
इसकी करेंगे, ये एक ही कार्बन से लगा हुआ है तो ये 1 डिग्री है। अब होगा क्या कि तीनों तरफ मिथाइल है, तो अब ये मिथाइल दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ शिफ्ट होके यहाँ चिपक जाएगा और कैसा दिखेगा, इसको कहेंगे मिथाइल शिफ्ट कहते हैं इसको, मिथाइल शिफ्ट। तो ये ऐसा दिखेगा CH3C, यहाँ पे CH3 प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड टूट चुका है, और यहाँ पे C 2 H तो पहले से ही थे, एक यहाँ पे आ जाएगा CH3। और अब देखो ये कितना बन गया, 3 डिग्री बना, 1 डिग्री से डायरेक्ट 3 डिग्री बन गया। तो इसको ही कहते हैं बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक, अब क्या हो कि सर अगर हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों शिफ्ट कराने का, देखो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन भी था और मिथाइल भी था, तो हो सकता था कि मिथाइल शिफ्ट कर जाता ऐसे करके, जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ मिथाइल। तो बेटा कभी भी आपको चॉइस मिले हाइड्रोजन और मिथाइल में, तो आपको हाइड्रोजन को शिफ्ट कराना है, छोटा सा ग्रुप है जल्दी शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद अगर ऑप्शन ही नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर मिथाइल शिफ्ट करा दो। इस प्रकार से शिफ्टिंग करा के आप 1 डिग्री से 3 डिग्री बना सकते हो, और फिर उसी हिसाब से वो हमला करेगा, क्योंकि बेंजीन लिंक पे तो हमला कौन करेगा, पॉजिटिव स्पीशी। पॉजिटिव सबको लग रहा है ये है, ये बेंजीन से चिपकेगा, पर ये नहीं चिपकेगा, बेंजीन से ये चिपकेगा, ये वाला एंड। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया, स्क्रीनशॉट लो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो अब बढ़ रहे हैं आगे। और इस प्रकार से बच्चों चैप्टर होता है खत्म। अब मैं आपके सामने फ्लो चार्ट बनाने जा रहा हूं और इसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं नहीं पीता हूं जब तक आपके पास 5 मिनट का समय। आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सबकी प्रिपरेशन, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ जल्दी जल्दी चेक करो किताब में से पढ़ के फटाफट, फिर शुरू करेंगे, जल्दी करो। फिर मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ। चलो शुरू करते हैं। अब आप लोगों की जरूरत है, तो जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा कि बेटा बताओ इसके बाद क्या था, तो प्लीज माइक ऑन करके फटाफट आपको बोलना है। ठीक, बीच में लिख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो फॉन्ट भी थोड़ा छोटा रहेगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं सिर्फ, उनको ही कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में एक ब्रांच निकली एल्केन की। एल्केन कौन होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब एल्केन में हमने पढ़ा क्या, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में कितनी प्रिपरेशन पढ़ी, 5 प्रिपरेशन पढ़ी। 5 में कौन कौन सी पढ़ी, पहली पढ़ी अनसैचुरेटेड वाली, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरी पढ़ी एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से। तीसरी पढ़ी वो भी एल्काइल हैलाइड थी लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन पढ़ी। देन चौथे नंबर पे हमने पढ़ी डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। देन 5वें नंबर पे हमने पढ़ी बच्चों कोलबेस, कोलबेस। अब चाहे तो हम इसके बारे में भी आगे लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको दिख रहा है बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो हम इसकी रिएक्शंस आगे नहीं लिख रहे, वरना मैं रिएक्शंस भी आगे लिखवा देता। अब और क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, हमने इसके पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेंसिटी के बारे में, हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट के बारे में। ठीक, और डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, वो तो मेन था, सॉल्युबिलिटी तो इसका मेन था। ठीक है, इसके बाद हमने इसका पढ़ा बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं यहाँ पर अभी नोमेनक्लेचर को और स्ट्रक्चर को इग्नोर मार के चल रहा हूँ। अभी मैं इसमें नोमेनक्लेचर भी लिख सकता था पर मैं नोमेनक्लेचर लिख नहीं रहा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ में हमने उसका मैकेनिज्म भी पढ़ा था। तो बेटा इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है बच्चों इसका मैकेनिज्म, तो अच्छे से आप पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद बच्चों हमने सेकंड रिएक्शन पढ़ी, इसमें ऑक्सीडेशन। ठीक, तीसरी वाली हमने पढ़ी बेटा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, वरना ऑक्सीडेशन मैंने कैसे बताया था, फ्लो चार्ट बना के सिखाया था। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन,
उसके बाद कंट्रोल ऑक्सीडेशन के बाद हमने पढ़ा आपका केमिकल ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन अलग से नहीं था ना, कंट्रोल्ड वाले में ही था मेरे ख्याल से, नीचे है ना, फिर भी यस सर, उसी का पार्ट था। हाँ उसी का पार्ट है तो रहने देते हैं, है ना, मैंने अलग से पढ़ाया था लेकिन है उसी का पार्ट तो रहने देते हैं। फिर इसमें एक था आपका एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन। पहले आइसोमेरिज्म लिख लो, चलो आइसोमेराइजेशन। फिर था इसमें एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। उसके बाद लास्ट था, नहीं, रिएक्शन विद स्टीम था, रिएक्शन विद स्टीम। और इसके बाद था पायरोलिसिस, पायरोलिसिस। ये था हमारा पूरा एल्केन बच्चों, उम्मीद करता हूं कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं। ठीक, इसके बाद आप चाहें तो अब यहाँ पे हम एल्कीन को भी ऐसे ही कर सकते हैं कि एल्कीन डबल बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड था, इसकी भी कुछ अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इसकी भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, और इसकी प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन कितनी थी 4, मैं लिख देता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन थी 4 में पहली वाली थी वही अनसैचुरेटेड वाली, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली। सेकंड थी विसिनल डाइहैलाइड वाली, विसिनल डाइहैलाइड वाली जिसमें हम जिंक लेते थे। और तीसरी थी इसमें बीटा एलिमिनेशन वाली ना, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। बल्कि अगर मैं कहूं एग्जैक्टली बात करूं तो अल्काइल हैलाइड शायद सेकंड नंबर पे थी, विसिनल वाली थर्ड नंबर पे थी, लेकिन मैंने पढ़ाया विसिनल वाले को पहले था, अल्काइल वाले को बाद में पढ़ाया था, क्योंकि अल्काइल और जो चौथे नंबर पे है डिहाइड्रेशन वो सेम था। हाँ, डिहाइड्रेशन फ्रॉम अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में से पानी निकालना। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में हम लेते थे अल्कोहलिक KOH, और यहाँ पे लेते थे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ लेते थे हम जिंक, यहाँ लेते थे हम H2 निकल के प्रेजेंस में, यहाँ लेते थे H2 निकल के प्रेजेंस में, अल्काइल हैलाइड में लेते थे जिंक HCl के प्रेजेंट में, वुड्स रिएक्शन में लेते थे Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, डीकार्बोक्सिलेशन में लेते थे NaOH और CaO, और कोलबेस में हम वो इलेक्ट्रिसिटी वाला कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी वाला डायग्राम बनाते थे। ठीक, इसके बाद बात करें अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो वो गिनती में थी बच्चों 8। कौन कौन सी थी? सबसे पहली तो एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, आपने हाइड्रोजन ऐड करा था, एक एक एच चिपका देते थे। फिर सेम एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस था जो कि CCl4 की प्रेजेंस में होता था। देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड था जिसमें मार्कोनिकोव रूल चलता था, एंटी मार्कोनिकोव चलता था, HBr था, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में था, खराश इफेक्ट था, वगैरह वगैरह। इसके बाद इसी से मिलता जुलता था एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन एडिशन ऑफ पानी, देन इसका ऑक्सीडेशन, देन इसका ओजोनोलिसिस, और लास्ट में था इसका आपका पॉलीमराइजेशन, डन। 8 हो गए होंगे, गिनती करना 3 4 5 6 8 हो गए। ठीक, अब ऐसे ही बेटा यहाँ एल्काइन खोलो और ऐसे यहाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन खोलो। देखो मैंने कहीं से देखा तो नहीं, आपके सामने चुपचाप बोलता हुआ चल रहा हूँ, तो ऐसे ही बेटा आप लोग भी, और ऐसा नहीं कि मैं रिवाइज करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये मैं 3 जगह पे 1 2 3 4 जगह पे चैप्टर चल रहा है इस टाइम पे, एक तुम्हारे में और 3 मेरी अकेडमीज पे चल रहा है, 3 बैच में, तो मुझे याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते। 4 जगह पढ़ाऊंगा सेम चीजें तो याद तो हो ही जाएंगी। और अच्छा, सबसे पहले तुम्हारे बैच में खत्म हुआ है, अभी कहीं पे खत्म भी नहीं हुआ, सब जगह पे बेंजीन पे पहुंचे हैं, अब वहां पे 1 2 क्लास बाद खत्म हुआ, तो वहां भी हम ऐसे फ्लो चार्ट तैयार करवा रहे होंगे बच्चों से। अब उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक तो सीख गए, एल्काइन का और एरोमेटिक का आप खुद तैयार करेंगे, बोलो हाँ या ना? यस, ठीक है, खुद तैयार करोगे तो एक अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इतना बड़ा चैप्टर था, हमने 1 पेज में इसको उतार दिया, अब इनके छोटे छोटे जो पार्ट हमने लिखे हैं इसको पढ़ लेते हैं एक बार, 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, सर ने जो असाइनमेंट भेजे उनको सॉल्व कर लेते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्यों नहीं होगा पेपर, आराम से पेपर सॉल्व होगा। बस आप मेरे कहने पे चलते रहो, नोट्स रिवाइज करो रेगुलरली, किताब को पढ़ते रहो एनसीईआरटी को, उसके सारे गुलाबी बक्से बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते रहो, और जो भी मैं असाइनमेंट भेजता हूँ टेस्ट वगैरह के जो भी, उसको सॉल्व करते चलो बस। अब अगली क्लास हमारी कब है? टीटीएस में होती है ना हमारी क्लास, तो ट्यूसडे को यानी परसों हम स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करेंगे। आपके लिए होमवर्क बता देता हूँ बेटा, प्लीज ये करके आना। होमवर्क में आपको
जो वैंडरवॉल फोर्स मैंने पढ़ाई थी, वैंडरवॉल फोर्स, जिसमें आपको याद हो लंदन फोर्स भी कुछ था टॉपिक, बेटा प्लीज ये करके आना, क्योंकि ये फिर से आधा 1 घंटा ले जाएगा मेरा, और ये मैंने अच्छे से पहले से पढ़ा दिया है, तो अगर आप ये पढ़ के आ जाएंगे तो हमारा वो टॉपिक हम स्किप कर सकते हैं। ये टॉपिक कहाँ पढ़ाया था? ये पढ़ाया था मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट को समझाने के लिए, सिर्फ एक छोटे से टॉपिक को समझाने के लिए मैंने पूरा ये पढ़ाया था। रेज योर हैंड कि हाँ सर हम ये होमवर्क करके आएंगे। और स्टेट्स ऑफ मैटर के मैं नोट्स भेज चुका हूँ ऑलरेडी ग्रुप में, अगर मैंने नहीं भेजे तो जिस बच्चे को मैंने भेजे थे पर्सनली वो डाल दे ग्रुप में, ताकि बच्चे इसमें से वैंडरवॉल फोर्स को एक बार रिवाइज करके आ जाए, क्योंकि वैंडरवॉल फोर्स का हो सकता है उन्होंने नोट्स ना बनाए हो, तो यहाँ से पढ़ के तो आ जाएंगे कम से कम नोट्स में से, फिर टॉपिक जल्दी, चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, चलो सभी बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग, बाय। 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ देखिए, ये खुद बनाना है आपको, इससे भी सजा धजा के बढ़िया से बनाना है। अभी इसमें हमने नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म तो छोड़ ही दिया, तो वो आपको बढ़िया से इसमें डाल के तब बनाना है, ठीक है, A4 साइज के पेपर में। ओके